ओके, सो वी विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स टुडे। तो आप लोगों को काइनेटिक्स का मतलब पता ही है कि बेसिकली रिएक्शन कितना रेट से हो रहा है, क्या स्पीड से हो रहा है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे कि लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाए 20 मिनट के अंदर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन से। तो रेट ऑफ अपीयरेंस को आपकी टेक्स्ट बुक में रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो बुरा मत मानना, बात वही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को रेट ऑफ कंजम्पशन लिखा है, तो बुरा मत मानना, बात तो वही है ना। जैसे आपके पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। ठीक है, ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, और कैपिटल ए बी सी डी वो एलिमेंट्स है जिनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। मान लो अगर मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है सी का, ठीक है, कि बेसिकली कितना तेजी से सी आ रहा है, सी बन रहा है कितना तेजी से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी कंसंट्रेशन का चेंज अपॉन चेंज इन टाइम निकाल दूंगा। बात तो वही है ना, यही तो होता है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, मतलब कितना तेजी से ये बन रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगी। या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करें ए की, तो ए कितना तेजी से डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि डिसअपीयर हो रहा है तो माइनस साइन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम कर देंगे। ठीक है, बट अगर जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, तो जैसे ए जो है वो डिसअपीयर हो रहा है, तो इसका आएगा -1 अपॉन स्मॉल ए कोएफिशिएंट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू -1 अपॉन स्मॉल बी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू +1 अपॉन स्मॉल सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू +1 अपॉन डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बेसिकली कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना पड़ता है जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है, बट जब रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछे आपसे तो बेसिकली कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, तो याद हो गया आपको रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इजी है, ऐसे लिखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो रिएक्शन है a + 3b = c, मुझे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ जल्दी से 5 मिनट के अंदर। कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले a का लिखोगे, तो a क्या हो रहा है, a का कोएफिशिएंट क्या है, बेसिकली 1 है, तो -1 अपॉन 1, a का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो -1 अपॉन 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन चेंज इन टाइम। b का कोएफिशिएंट 3 है, तो -1 अपॉन 3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन चेंज इन टाइम। क्योंकि b डिसअपीयर हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो वो माइनस लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो कम हो रहा है ना, और c फॉर्म हो रहा है, तो +1 अपॉन 1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ c अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, आपको एग्जाम में चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम देकर रेट पूछ लेगा, तो इस तरीके से करना, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व एग्जांपल में प्रैक्टिस कर लेना, आना होगा तो वहीं से आएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है a + b गिव्स c + d। ठीक है, तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन a, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन b रेज टू द पावर सम कांस्टेंट्स। ठीक है, यहाँ पे x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। ठीक है, तो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है k, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो k a की पावर x और b की पावर y। तो बेसिकली ये जो x y होता है ना, ये कभी भी इनके कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं होता है। तो बेसिकली ये जो x y होता है ना, ये कभी कभी इनके कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, लेकिन ये निकाला जाता है बाय एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, प्रैक्टिकली, तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है वो, ऐसा नहीं होता कि आप खुद से ही मान लोगे कि x और y स्मॉल a स्मॉल b के इक्वल रहेगा। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के केसेस में ऐसा होता है, लेकिन जनरली आप लोगों को एग्जाम में बोला रहेगा। अच्छा, अब इनकी जो पावर्स है x और y, अगर इनका हम लोग सम करें ना, तो इसी चीज को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसी चीज को क्या बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वैल्यू 1 आती है तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 आती है तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 0 भी आ सकती है ना, x और y दोनों 0 हो जाए, मतलब जो रेट है वो किसी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे, 0 आ जाए। ठीक है, x और y 1 आ गया तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है। 80% क्वेश्चन यहीं से आता है, 18% क्वेश्चन आपका जीरो ऑर्डर से आता है, और 2% क्वेश्चन आपका सेकंड ऑर्डर से आता है, मतलब रेयरली आता है। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन a के रिस्पेक्ट में 2 है और b के रिस्पेक्ट में 1 है, इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो r इक्वल टू फॉर्मूला आ गया k a का स्क्वायर और b की पावर 1। फिर आपसे एग्जाम में पूछेगा अगर a और b की कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो a की कंसंट्रेशन अगर डबल हुई तो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का 4 हो जाएगा, और b का डबल हुआ तो क्योंकि पावर 1 है तो 2 ही रह जाएगा, तो 4 2 8, तो इसका मतलब 8 गुना रिएक्शन बढ़ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि a की कंसंट्रेशन आधी कर दी और b की कंसंट्रेशन दुगनी कर दी, तब r पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आधा हो जाएगा फिर भी। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना। ओके, तो बेसिकली ऐसे रेट लॉ लिखा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आती है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली ये मॉलिक्यूलरिटी मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो एक रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, मान लो आपके पास एक रिएक्शन है H2 + I2 गिव्स 2HI। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2। इसको बायोमॉलिक्यूलर कहा जाता है। अब मान लो एक ही रिएक्टेंट है तो
यूनिमोलिकुलर, ठीक है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई 1। तो मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी कोई इंटीजर होता है और इसको हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं रिएक्शन देख के, ठीक है। वहीं अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, ऑर्डर इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऑर्डर की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली हमें पहले निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ फर्क होता है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए तो लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आती है यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट। आपको एग्जाम में हो सकता है कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें आपको बोले रिएक्शन इंटरमीडिएट पहचानो। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो रिएक्शन में बने लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ना रहे। रिएक्शन इंटरमीडिएट नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि बीच में आएगा कहीं पे और चला जाएगा। ओके, अब जैसे ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसमें जो पहला रिएक्शन हो रहा है इसमें NO2Cl से NO2 और Cl बन रहा है, दूसरे रिएक्शन में NO2Cl Cl के साथ कंबाइन होकर ये बन रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम फाइनल रिएक्शन निकालोगे तो Cl कट जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा NO2Cl2 NO2Cl गिव्स 2NO2 प्लस Cl2, ठीक है। ये आपके पास फाइनल रिएक्शन आएगा। तो इसका मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बना है, ठीक है, फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा बना है उसमें Cl नहीं आया है, Cl पहले रिएक्शन में आया, दूसरे में गायब हो गया। तो इसका मतलब Cl हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो बनता तो है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहता है, ठीक है। और एक चीज होती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो बेसिकली वो एक ही स्टेप में नहीं हो जाता है जनरली, ठीक है। तो बेसिकली 3-4 स्टेप में हो रहा है मान लो, तो 3-4 स्टेप्स में से जो सेकंड स्टेप है वो मान लो स्लोवेस्ट स्टेप है, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेप पे रिएक्शन जो है वो स्लोली प्रोसीड कर रहा है, तो उस स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसी पर्टिकुलर स्टेप के लिए, उसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हम लोग रेट निकालते हैं, ठीक है। जैसे इस केस में ये वाला रिएक्शन स्लो था और ये वाला रिएक्शन फास्ट था, तो बेसिकली इससे हम लोग रेट निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K NO2Cl की पावर समथिंग, ठीक है। अब ये समथिंग कैलकुलेट किया जाता है, हालांकि वो 1 आता है, तो रेट को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। स्लोवेस्ट स्टेप के लिए लिखेंगे, फास्ट के लिए नहीं लिखेंगे, ओके, क्योंकि स्लोवेस्ट वाला होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, तो अभी हम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, अभी हम लोग ऑर्डर्स को शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टडी ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि मान लो जैसे ए से कोई प्रोडक्ट पी बन रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ लिखोगे तो R इक्वल टू आएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। अब रेट कैसे लिखा जाता था, रेट लिखा जाता था -D कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt इक्वल टू K इंटू ए, ऐसे ही लिखा जाता था ना। चलो अब इसको यहाँ ले आओ, इसको वहाँ ले जाओ और सॉल्व करो, तो -1 अपॉन ए की कंसंट्रेशन इंटू डी इन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू K dt, ठीक है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट मार दो, चाहिए तो इस माइनस को वहाँ भेज दो, ठीक है। तो ये माइनस आ गया यहाँ पर, तो 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता था ln x, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln a, और लिमिट कहाँ से होगी, शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। जब कंसंट्रेशन A0 थी और टाइम 0 था, क्योंकि टाइम और उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब कंसंट्रेशन कुछ बची एट पर्टिकुलर टाइम t, ठीक है, शुरू में कंसंट्रेशन A0 थी तब टाइम 0 था, अब कंसंट्रेशन कुछ AT बची है और टाइम कितना t हो गया है, ठीक है, क्योंकि A कंज्यूम हो रहा है ना, तो खत्म हो रहा होगा, तो कितनी थी और कितनी बची, याद रखना। AT क्या होता है, AT होता है कितना कंसंट्रेशन बचा। कुछ लोग AT को ये लिख देते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ, वो नहीं लिखना है तुम्हें, AT को तुम्हें लिखना है कि कितना बचा है। तो इसका आ गया ln a, इसका लिमिट आ जाएगा A0 से AT, और यहाँ आ जाएगा -KT, t में आप लिमिट डालोगे t और 0 तो KT ही बचेगा, ठीक है। अब इसको आप लोग लिमिट डाल दो तो ये हो जाएगा ln AT माइनस ln A0 इज इक्वल्स टू -KT, तो इसको अपॉन में ले लो, तो ln AT अपॉन A0, अच्छा ठीक है। इस माइनस को पहले यहाँ ले आओ, माइनस को यहाँ ले आओगे तो साइन पलट जाएगा, तो ln A0 माइनस AT हो जाएगा इज इक्वल्स टू KT हो गया, तो ये हो गया ln A0 अपॉन AT इज इक्वल्स टू KT। तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो 1 अपॉन K ln A0 अपॉन AT। ln को आप जब लॉग में चेंज करते हो तो 2.303 फैक्टर बाहर आ जाता है, तो t इक्वल टू फॉर्मूला आ जाता है 2.303 बाय K लॉग A0 अपॉन AT, ठीक है। तो ये बेसिकली लॉग का बेस 10 है अब, ठीक है। तो ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। तो आपको एग्जाम में क्या बोलेगा, आपको एग्जाम में बोलेगा पहले आपके पास कंसंट्रेशन 2 मोलर थी और अभी कंसंट्रेशन आपके पास 0.2 मोलर बची है, ठीक है। तो पता करो कितना टाइम लगा है इस चीज को होने में, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको एग्जाम में दे देगा, या तो टाइम दे देगा, रेट कांस्टेंट पूछ लेगा, ठीक है। इसी में एक चीज होती है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि आधा रिएक्शन कब खत्म हो गया, तो आधा रिएक्शन खत्म हो गया मतलब AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व कर देना A0/2 करके, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, टाइम की वैल्यू आ जाएगी ln 2/K, या फिर टाइम की वैल्यू आ जाएगी 0.693 अपॉन K, ठीक है, इजी। तो ऐसे हाफ लाइफ निकाला जाता है, ये लिख लो, फिर मैं आपको ग्राफ्स बताता हूँ।
ओके, तो बेसिकली दो ग्राफ्स आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि ये दो थोड़े से ट्रिकी हैं। पहला रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। रेट मतलब आर इक्वल टू जो हमने लिखा था के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो ए और आर के बीच में ये ग्राफ है, तो ये साफ साफ आपको दिख रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स। तो ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका आप स्लोप निकालोगे तो वो किसका वैल्यू होगा, के का वैल्यू होगा, क्योंकि एम क्या है यहाँ पे, के है स्लोप, ठीक है। सिमिलरली आप कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बनाओगे तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ सिर्फ याद कर सकते हो, इस पे कोई कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और भी ग्राफ्स आप बना सकते हो, जैसे इस फॉर्मूले को पकड़ लो आप, ठीक है। इस फॉर्मूले को पकड़ लो और टाइम और ए नॉट अपॉन लॉग ए नॉट अपॉन 80 और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, तो वो भी सिमिलरली ऐसा ही बन जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा, ठीक है। या फिर इससे बनाओगे तो सेम टाइप का बनेगा, बस लॉग और इसके बीच में अगर बनाते हो तो वहां पे स्लोप का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। मान लो आप टाइम और लॉग ए नॉट अपॉन 80 के बीच में बनाते हो, ठीक है, तो ये भी तो वही होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट यहाँ पे स्लोप का वैल्यू 2.303 बाय के होगा। तो एग्जाम में आपको ग्राफ देके पूछ सकता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो आप लोगों को एक बार ग्राफ देखकर जाना ही जाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के देख लेना, सेकंड के नहीं पूछेगा, ओके। अब देखो एग्जाम में कभी आप लोगों को गैसेस का पूछ ले फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, तो वहां पे के का इक्वेशन होता है 2.303 बाय टी लॉग पी आई अपॉन 2pi माइनस पी। इसका डेरिवेशन वगैरह आप लोग देख सकते हो, वैसे डेरिवेशन नहीं, बट इसका एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ लिया था कि भाई प्रेशर के केस में के का वैल्यू क्या होता है, के का इक्वेशन क्या होता है, या फिर चारों में से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला करेक्ट था, ठीक है। तो इसको एक बार देख जरूर सकते हो, बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह मुश्किल है, बट फिर भी तो एक बार बेसिकली ये इक्वेशन डायरेक्टली आ गया था एग्जाम में एमसीक्यू में, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हो, ओके। चलो शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए बात करते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर मान लेते हैं कि भाई ए है, वो कोई प्रोडक्ट पी दे रहा है, तो इसके लिए रेट लॉ लिखोगे तो आर इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0 आएगा, क्योंकि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और किसी का भी पावर 0 है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब आर लिखोगे तो आर आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब डी टी को वहाँ भेज दो तो डी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट मार दो सीधा, इंटीग्रेट ए नॉट से ए टी तक और यहाँ पे 0 से t तक, तो यहाँ इंटीग्रेट होके आ जाएगा ए टी माइनस ए नॉट कंसंट्रेशन, अरे बना दियो ब्रैकेट यार, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के टी, माइनस को यहाँ ले आओ तो ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी, ये आ जाता है वैल्यू। तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है ए नॉट माइनस ए टी अपॉन 2, सिंपल सा फॉर्मूला आता है इसमें, ठीक है। कोई भारी चीज़ इसमें नहीं होती है, अपॉन के, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला आता है, कोई भारी चीज़ इसमें नहीं होती है। हाफ लाइफ अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या करोगे, आप 80 की जगह ए नॉट बाई 2 डाल दोगे, क्योंकि हाफ लाइफ मतलब क्या, आधा रिएक्शन खत्म हो गया है, तो बचा कितना होगा, ए नॉट बाई 2 कंसंट्रेशन बची होगी। तो सिमिलरली उसको जब आप सॉल्व करोगे तो ए नॉट बाई 2 के हो जाएगा, तो इसकी हाफ लाइफ आती है ए नॉट बाई 2 के, ठीक है। अब इसके ग्राफ्स देख लो, ग्राफ्स आपसे किसके किसके पूछ सकता है इसमें, देखो बाई चांस कभी टाइम और 80 के बीच में पूछ लिया आपको, जैसे ग्राफ 80 और टाइम के बीच में पूछ लिया, कैसे बनाओगे। 80 यहाँ से देखो, 80 की वैल्यू क्या आ रही है, 80 की वैल्यू आ रही है ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो y इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है, मतलब माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट क्या है, ए नॉट है, ठीक है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट अगर ए नॉट है तो ये कहाँ से शुरू होगा, y इंटरसेप्ट ए नॉट मान लेते कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ से ये रिएक्शन शुरू होगा, और क्योंकि स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है तो ये लाइन बेसिकली ऐसे आएगी, ठीक है। और इसके स्लोप की वैल्यू क्या होगी, इसके स्लोप की वैल्यू होगी के, रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें सिमिलरली आपको हाफ लाइफ और टाइम के भी बीच में पूछता है कभी कभी, तो हाफ लाइफ और टाइम के बीच में भी सिंपल सा यही होगा ग्राफ, लीनियर वाला, ठीक है। लीनियरली डिपेंड करता है टाइम और हाफ लाइफ। देखो ना भाई, y इक्वल टू एम एक्स ही तो बन रहा है, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 1/2 के है, और क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपने अगर देखा हो तो हाफ लाइफ की वैल्यू जो थी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, हाफ लाइफ की जो वैल्यू थी वो आ रही थी ln 2/k, मतलब वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन जीरोथ ऑर्डर में करता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए। अच्छा, एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स रेडियो एक्टिव डीके हो गया, तो बेसिकली आपका 3 एग्जांपल जीरो ऑर्डर का भी है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3, डिकम्पोजिशन ऑफ PT, डिकम्पोजिशन ऑफ PH3, ठीक है। तो बेसिकली देख लेना एक बार एग्जांपल्स भी इनके, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है मिथाइल एसीटेट और वाटर का, ठीक है, जिससे बन रहा है एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप रेट लॉ लिखोगे तो रेट लॉ क्या आएगा, R इक्वल टू के CH3COO CH3 की पावर 1 H2O की पावर 1, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली निकाला है, ये मत समझना कोएफिशिएंट 1 है तो लिख दिया कोइंसिडेंस होता है बस ये, ठीक है। एनीवेज, तो ये आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है 2, लेकिन क्योंकि जो H2O है इसमें
ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है 2, लेकिन जो यहाँ पे H2O रहता है ना, इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि इसमें जो चेंज आता है, मतलब जितना H2O कंज्यूम होता है वो नेग्लेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम्हारे 1 लाख में से मान लो 10 रुपए गायब हो गए, तो तुम्हें फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, इतना ज्यादा था उसमें से 10 रुपए कहाँ पता चलता है यार, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे H2O जो है उसका जो चेंज होता है वो बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो इसका कोई इफेक्ट आता ही नहीं है एक्चुअली। तो इफेक्ट सिर्फ इसका आता है, तो ये बेसिकली है तो सेकंड ऑर्डर लेकिन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर को, तो इसको हम लोग ना तो सेकंड ऑर्डर बोल सकते हैं ना तो फर्स्ट ऑर्डर बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इसका कोई इक्वेशन वगैरह नहीं होता है, टेंशन मत लो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहती है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि मान लो आपके पास A+B है और इससे कोई C बन रहा है, तो बेसिकली दो रिएक्शन मिलके कैसे फॉर्म करते हैं प्रोडक्ट को। इसमें होता ही है कि जो A और B है ना वो आपस में टकराते हैं, और वो जब टकराते हैं ना तो अगर उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर शेप साइज है, तो बेसिकली उनके टकराने पे कुछ एनर्जी क्रिएट होगी जिसके कारण रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली आपके पास दो अगर रिएक्टेंट है तो ये दोनों आपस में टकराते हैं जिसके कारण कोलिजन होता है और प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और जब ये टकराते हैं तो बेसिकली इनको एक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी बैरियर होता है, इतना एनर्जी अगर इन लोग हिट करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है जिसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होता है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब रिएक्शन अब एक्टिवेट हो गया। तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह पूछे जाते हैं, तो इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं एक इक्वेशन को जिसको अरेनियस इक्वेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो होता है डिपेंडेंट ऑफ के ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। इसका इक्वेशन होता है के इक्वल टू AE की पावर माइनस EA/RT। ठीक है, तो जैसे मान लो तुम्हारे पास दो रिएक्शंस हैं, तो एक का हो जाएगा K1 इक्वल टू AE की पावर माइनस EA/RT1 और दूसरे का हो जाएगा K2 इक्वल टू AE की पावर माइनस EA/RT2। अब ठीक है, अब दोनों में तुम क्या करो, लॉग ले लो, तो लॉग ले लोगे तो ln K1, अब इसको ओपन कर दो तो ये ln m इंटू n है, तो ln m प्लस ln n में ओपन हो जाएगा। ठीक है ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब K2 के लिए भी सेम करोगे तो K2 के लिए भी सेम आएगा। ठीक है, बस फर्क क्या होगा, ये T2 होगा और ये T1 होगा। अब इन दोनों को आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा ln K1 माइनस ln K2 इज इक्वल्स टू माइनस ln, अच्छा माइनस छोड़ो, अब देखो ध्यान से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पता है माइनस EA/RT1 यहाँ उतरेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस EA/RT2 यहाँ उतरेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA/RT1 माइनस EA/RT2। तो आपका इक्वेशन हो जाता है ln K1/K2 इज इक्वल्स टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसको आप लोग और रिजॉल्व करना चाहो तो ln को log में कन्वर्ट कर सकते हो, तो log K1/K2 का इक्वेशन हो जाता है, यहाँ पे 2.303 आएगा, उसको यहाँ भेज दो, तो EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाती है आपकी। ओके, तो बेसिकली आपको एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, आपको मान लो दो टेम्परेचर दे दिया और रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ लेगा। ठीक है, कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट इतना है। ठीक है, क्योंकि रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट कितना होगा ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन लगा देना सीधा, ये लगा देना, आपकी मर्जी है। और कभी आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ सकता है ये इक्वेशन देके। ठीक है, तो इस इक्वेशन को भी आप चाहिए तो ओपन कर सकते हो, ln K इक्वल टू ln A माइनस EA/RT से। ए क्या होता है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, फिर अरेनियस कांस्टेंट नाम से भी आपको कहीं पर आ सकता है। ओके, तो इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, तो उसको कर लेना। इसमें एक लास्ट न्यूमेरिकल आपको दिया है जिसमें आपसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को हिट करेंगे। तो बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाते हैं या फिर हिट कर पाते हैं, फिर जो भी बोल लो, वो होता है E की पावर माइनस EA/RT के इक्वल। तो बेसिकली कभी भी आपसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पूछ ले तो ये वाला जो फैक्टर है ना, इसकी वैल्यू निकाल देना, E की पावर माइनस EA/RT की। ओके, लास्ट चीज देखते हैं अब। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैटलिस्ट के कारण क्या फर्क पड़ता है रिएक्शन में। तो जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इतना है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में एक नया पाथ बना देता है, एक नया रास्ता बना देता है। जैसे मान लो पहले तुम पहाड़ चढ़ के रोड को क्रॉस करते थे, बट मान लो कोई बंदा आया जिसने अपने हाथों से ही पहाड़ को तोड़ दिया और अब तुम यहाँ नीचे से ही क्रॉस हो जाते हो। तो सेम यही काम कैटलिस्ट भी करता है, जैसे रिएक्शन हो रहा था वैसे ना करके वो रिएक्शन को एक नया रास्ता दिखाता है जिसके कारण रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो रियलिटी में कैटलिस्ट क्या करता है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी रहती है ना रिएक्शन की, उसको कम कर देता है। और जब एक्टिवेशन एनर्जी देखो कम हो जाएगा विथ कैटलिस्ट, तो बेसिकली रिएक्शन तेजी से होगा ही, क्योंकि अब एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं और जल्दी जल्दी रिएक्शन हो रहा है।
तो बेसिकली इसका आयोडाइड आयन वाला एक एग्जांपल भी टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। सो दिस इज इट, सो योर केमिकल काइनेटिक्स इज ओवर, थैंक यू सो मच।